जैसे कर्नाटक में हिजाब, उत्तराखंड में सिविल कोड, यूपी में अब हलाल, फिर कहीं दाढ़ी, कहीं गौरक्षा, कहीं मोटरसाइकिल पे चलने के लिए दलितों की हत्या, कहीं मूछें रखने पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों की हत्या। आप जैसे कलीम सिद्दीकी साहब को नहीं छोड़ा, वो मिलने गए थे ना, उसी तरीके से बाकी तंजीमों को भी छोड़ेंगे नहीं। पहले मैं ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी का वकील रहा हूँ, मुझे फूड लॉज की हमारी कंपनी इंडिया की बेस्ट कंपनीज में से मानी जाती है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ है फूड लॉज की। ये एफएसएसएआई एक्ट के तहत ये बैन लगाया ही नहीं जा सकता, गैर कानूनी बैन है ये। बड़ी बात कर रहे हैं आप। बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कर रहा हूँ। और ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, मैं 50 बार ये बोल चुका हूँ बात। एक बार भी मना किया इन्होंने, क्योंकि मेरे पास सबके सबूत हैं। वो वकील डराते हैं फिर कि तुम्हें तो फांसी हो जाएगी, तुम्हें तो उम्र कैद हो जाएगी, तुम्हारी तो बेल ही नहीं होगी। तुम एक काम करो, तुम्हें हम छुड़वा देंगे 3 साल में, 5 साल में, तुम अपना इकबाल जुर्म कर लो। कौन से? ये जमीयत उलमा है, एक जो जमीयत उलमा ट्रस्ट का ये जो मुंबई वाला और एक दिल्ली वाला, एक महमूद मदनी साहब की और एक अरशद मदनी साहब की, और 2 एक चेन्नई की कंपनी है और एक मुंबई की कंपनी, ये 4 एंटिटीज़ के खिलाफ ये, और मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ कि एफआईआर दर्ज कर ली है कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलविस थे और ये टेरर फंडिंग के लिए पैसे जो इसमें से कमाते थे ये इसके काम आते हैं। कह रहा हूँ मैं अपनी कानूनी समझ के हिसाब से कह रहा हूँ कि किसी भी उत्तर प्रदेश के इंसान को कोई भी मजबूर नहीं कर सकता, कोई कानूनी ऑर्डर मजबूर नहीं कर सकता कि वो हलाल के अलावा कोई प्रोडक्ट खाए या इस्तेमाल करे। अगर कोई पुलिस का अधिकारी ऐसा करता है, आपको मजबूर करता है कि हलाल के अलावा कोई प्रोडक्ट खरीदो आप या इस्तेमाल करो या हलाल का प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करो, तो वो गैर कानूनी होगा और आप चाहें तो उसकी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मेरी ये कानूनी सलाह आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को दिखा सकते हैं कि ये प्राचा साहब ने बोला है, अगर वो इस बात को गलत बोल रहे हैं तो आप उनके खिलाफ भी मुकदमा करो मेरे साथ। तब जो आज बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं कौन है? मुस्लिम कम्युनिटी से बिजनेस छीन के अब कौन एक्सपोर्ट कर रहा है? तो सांस लेने से, क्योंकि मुसलमान मीट खाते हैं, कल ये कह देंगे इनके सांस लेने से प्रदूषण हो रहा है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी। अभी हलाल का जो मामला चल रहा है, हलाल प्रोडक्ट का बैन करने की बातें उसको की जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में इसको बैन कर भी दिया गया है कई जगहों पर। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है जो कंपनियां इसका सर्टिफिकेट देती थी हलाल के प्रोडक्ट का। लेकिन आज इसी पूरे मुद्दे पर ख़ास बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा, जो एक बहुत बड़ा खुलासा आज इस पूरे मुद्दे पर करने जा रहे हैं। प्राचा साहब, क्या है खुलासा इस पूरे मामले का, ये बताइए। देखिए, खुलासा तो कुछ नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी और ज़ायनिस्ट ताकतों की साजिश आज से नहीं है, बहुत पहले से है कि मुस्लिम कम्युनिटी से उनकी जो दुश्मनी बुनियादी तौर पे ये है कि इस्लाम जो है इंटरेस्ट को, रिबा को हराम करार देता है। ये बुनियादी लड़ाई है। इस्लाम जो है अपने मानने वालों की ये जिम्मेदारी लगाता है कि वो अपनी ही नहीं बल्कि हर एक मजलूम की हिफाजत में खड़े रहें। ये बुनियादी लड़ाई है आरएसएस और ज़ायनिस्ट ताकतों की इस्लाम से। और तीसरी चीज़ ये है, इंसाफ और बराबरी के लिए जितने भी मज़हब हैं, जितनी भी सोच है, उसके खिलाफ भी आरएसएस और जो मनुवादी ताकतें हैं और ज़ायनिस्ट ताकतें हैं वो खड़ी रहती हैं, जो भी इंसाफ और इंसानों की बराबरी की बात करेगा। चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म ऐसा होगा जिसमें बराबरी की बात होगी, उसकी ये मुखालफत करेंगे। तो ये बुनियादी लड़ाई है और उसको बुनियादी इस लड़ाई की वजह से वो तरह तरह के बहाने बना के, जैसे कर्नाटक में हिजाब, उत्तराखंड में सिविल कोड, यूपी में अब हलाल, फिर कहीं दाढ़ी, कहीं गौरक्षा, कहीं मोटरसाइकिल पे चलने के लिए दलितों की हत्या, कहीं मूछें रखने पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों की हत्या, कहीं स्कूल के अंदर पानी एक साथ पीने की वजह से पिटाई। तो गर्ज ये है, और फिर पेशाब कांड भी अभी आप लोगों ने देखा। गर्ज ये है ट्राइबल्स के साथ, तो गर्ज ये है कि किसी भी तरीके से इन्होंने दुश्मनी करनी है और दुश्मनी निकालनी है और उसको तरह तरह के इल्ज़ामात देने हैं
और अपने आप सबसे बड़े देशद्रोही आतंकवादी होने के बावजूद भी आतंकवाद का बहाना बनाना इनकी सबसे सटीक पुरानी और आदत है, जिसको अब पूरी दुनिया ने नकार दिया फिलिस्तीन की जो ये अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसकी वजह से। लेकिन अब अभी जो ये पूरा मामला आ रहा है यूपी में, इसको लेकर के जो है, जो टेरर फंडिंग की जो बात की जा रही है, इसमें इन धाराओं में जो एफआईआर दर्ज की जा रही है, तमाम तंजीमों पर जो इसको बड़ी तंजीमें हैं इसमें जमाते, ये किस तरीके से इसमें टेरर फंडिंग का मामला आ रहा है ये बताइए। देखिए ये किस बुनियाद पर की जा रही है कार्रवाई? बुनियाद तो मैं तो इन तंजीमों को आज से नहीं कितने दिन से बोले जा रहा हूँ कि भले ही आप कितना भी आरएसएस से हाथ मिला लो, ये मैं बोल रहा हूँ ना, कितना भी आप आरएसएस के गले मिल जाओ, कितना भी आप अमित शाह जी से मिल जाओ, कितना भी आप मोहन भागवत जी से जाके मिल जाओ, ये बख्शेंगे नहीं है किसी को। आपसे अपने ही लोगों का नुकसान कराएंगे, आपसे अपने पाक मज़हब का नुकसान करवाएंगे, आपसे मनु के चरणों में सर रखने के लिए की बातें कहलवाएंगे, आपसे ओम और अल्लाह एक है ऐसी बातें कहलवाएंगे, आपसे ये कहलवाएंगे कि हमारे मदरसों का इंस्पेक्शन करो, ये सब बातें आपसे कहलवाएंगे। लेकिन आप जैसे कलीम सिद्दीकी साहब को नहीं छोड़ा, वो मिलने गए थे ना, उसी तरीके से बाकी तंजीमों को भी छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो, कितनी भी दोस्ती कर ले इनसे, कितने भी इनके सजदारे हो ले, कितना भी इनको विश्वगुरु बता ले, कितना भी, जैसे मोहन भागवत जी को क्या बताया था उन्होंने, जो इलियासी साहब हैं, कुछ बताया था ना उन्होंने, क्या बताया था, राष्ट्रपिता बना दिया, कुछ पिता बना लें, छोड़ेंगे इलियासी साहब को भी नहीं, छोड़ेंगे मदनी साहब को भी नहीं, छोड़ेंगे साद साहब को भी नहीं, और छोड़ेंगे जमात इस्लामी वालों को भी नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। किस बुनियाद पर नहीं छोड़ेंगे, आखिर वजह क्या है? झूठा बहुतान लगा के आतंकवादी हैं। जैसे आप ये देखिए ना, पहले मैं ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी का वकील रहा हूँ, मुझे फूड लॉस की, हमारी कंपनी इंडिया की बेस्ट कंपनीज में से मानी जाती है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ है फूड लॉस की। ये एफएसएसएआई एक्ट के तहत ये बैन लगाया ही नहीं जा सकता, गैर कानूनी बैन है ये, ठीक है। तो फिर किस बुनियाद पर तो ये झूठ, यही जिस बुनियाद पर ये सारे इतने सारे लोग बंद हैं जेलों में, उमर खालिद क्यों बंद है, आतंकवादी है वो, गुलफिशा क्यों बंद है, तस्लीम क्यों बंद है, ये सब आतंकवादी हैं क्या? तो उसी बुनियाद पे ना, और ये लोग सब उसके हाथ सेकते हैं। जब झूठे हमारे जो बच्चे, ट्राइबल बच्चे, शेड्यूल कास्ट बच्चे और मुस्लिम बच्चे, सिख बच्चे, जब ये झूठे फंसाए जाते हैं, तो ये लोग तंजीमें क्या करती हैं, मैं जैसा बताता रहा हूँ, जिन वकीलों को पुलिस बताती है इन मुलजिमों को अरेस्ट करने के बाद, रिमांड के टाइम पे बताती है पुलिस के इस वकील को कर लो, अच्छा, उस वकील को कर लेते हैं बेचारे, फिर वो मजबूरी में, और उसके पैसे कौन देता है, फीस कौन देता है, ये तंजीमें हमारी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो किसी पर मुकदमा दर्ज होता है यूएपीए के तहत, या झूठे मुकदमे जिस तरीके से दर्ज किए जाते हैं, और ये तंजीमें उनका मुकदमा लड़ती हैं, तो पुलिस ही बताती है कि आप इस वकील को करिए केस लड़ने के लिए। की फीस, ये देखिए डायरेक्ट नेक्सस, डायरेक्ट कनेक्शन, जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी बताते हैं, जैसे मिस्टर एक्स को वकील कर लो, मिस्टर एक्स किसका वकील है, इन तंजीमों का। इससे बड़ा सबूत चाहिए कोई? मैं एक नहीं दर्जनों सबूत दूंगा। हर केस में ऐसा होता है, हर एजेंसी के भ्रष्ट अधिकारी XYZ किसी का नाम लेते हैं, वकील कर लो, और उस वकील की फीस ये जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी के लोग देते हैं। बड़ी बात कर रहे हैं आप। बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सच बात कर रहा हूँ, और ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, मैं 50 बार ये बोल चुका हूँ बात, एक बार भी मना किया इन्होंने, क्योंकि मेरे पास सबके सबूत है, ये मैं फिर बोल रहा हूँ। लेकिन इन्होंने जो हमने अभी मेवात का केस बरी हुआ था अभी पिछले साल, उसमें इन लोगों के नाम है, ये जमीयत के नाम, क्या नाम है, कि इनकी इजलास में जाके इन्होंने टेरर एक्टिविटी सीखी है, इन्हीं के कार्यकर्ता थे। तो अब शक तो ये भी होता है ना कि हो सकता है इन्होंने नाम बताए उनके और उन्होंने ही, और जो अगर आप लोग देखना चाहें तो उसने राशिद शाहिद के ने दोनों ने इंटरव्यू भी दे के बताया कि जिस वकील को इन्होंने कराया था वो हमें ये कह रहा था कि आप वादा माफ गवाह बन जाओ। ये वो वकील डराते हैं फिर इन्हें कि तुम्हें तो फांसी हो जाएगी, तुम्हें तो उम्र कैद हो जाएगी, तुम्हारी तो बेल ही नहीं होगी, तुम एक काम करो, तुम्हें हम छुड़वा देंगे 3 साल में 5 साल में, तुम अपना इकबाल जुर्म कर लो। ये वो बता के गए जिन लोगों को मैंने बरी कराया। तो और इससे बड़ा सबूत चाहिए कोई? लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ,
ये लोग जिस भी वजह से उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं ना, आरएसएस और ज़ायनिस्ट ताकतों के साथ, छोड़ेंगे नहीं। पूरी दुनिया में ज़ायनिस्ट ताकतों ने किसी को नहीं छोड़ा, हाथ मिला के। एक एग्जाम्पल नहीं है, सद्दाम हुसैन से लेके 85 एग्जाम्पल हैं, गद्दाफी से लेके सद्दाम हुसैन से लेके जिसने इनसे हाथ मिलाया है। और यही चीज़ आरएसएस की मैं बता रहा हूँ, जिसने, मौलाना कलीम सिद्दीकी ले लीजिए, ये क्या नाम जो अतीक को ले लीजिए, किसका एग्जाम्पल दूँ? अभी ये जो हमारी तंजीमों जिनकी वजह जिनके लिए मैं बोलता हूँ, आज मेरी बातें कड़वी लग रही हैं, याद करेंगे, वो टाइम आ गया जब ये मुझे याद करेंगे कि वो महमूद सही बात बोलता था। इन्होंने हमें भी नहीं छोड़ा, हमने तो अपना इतना ज़मीर बेच दिया, इतना हमने अपनी 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 जो कम्युनिटी है उसको बेच दिया, इतनी उसकी हक तलफी कर ली, उसके बाद भी हमें नहीं छोड़ रहे। ये वो वक्त आ गया है। तो अब बताओ, ये इसमें पहली चीज़ तो इस कानून के तहत ये बैन ही नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये कि जो 4 कंपनीज, जो 4 एंटिटीज़ हैं जिनको इन्होंने बैन किया, जिसमें से 2 जमीयतें हमारी, कौन सी? ये जमीयत उलमा है, एक जो जमीयत उलमा ट्रस्ट का ये जो मुंबई वाला और एक दिल्ली वाला, एक महमूद मदनी साहब की और एक अरशद मदनी साहब की, और 2 एक चेन्नई की कंपनी है और एक मुंबई की कंपनी। ये 4 एंटिटीज़ के खिलाफ ये, और मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ कि एफआईआर दर्ज कर ली है कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलविस थे और ये टेरर फंडिंग के लिए पैसे जो इसमें से कमाते थे ये इसके काम आते हैं। तो ये पैसे लेने की, तो मैं जो ये सर्टिफिकेट देने के लिए पैसे लेते हैं वो तो ये जाने और इनका काम जाने, लेकिन जो ये बैन किया है पूरी तरीके से इलीगल है। लेकिन ये इल्ज़ाम कि ये टेरर फंडिंग में ये जमातें इस्तेमाल करती हैं, मेरे चाहे कितने भी इख्तिलाफात हों इनसे, लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ ये इल्ज़ाम टोटल फ्रॉड, झूठा, फर्जी है। लेकिन ये अब डर के मारे और कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। हो सकता है यही बोलें कि मसलतन जो है हलाल के बगैर दूसरा भी हम सामान इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना बड़ा गुनहगार होने के बावजूद भी, मैं तो कोई आलिम भी नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपनी कानूनी समझ के हिसाब से कह रहा हूँ कि किसी भी उत्तर प्रदेश के इंसान को कोई भी मजबूर नहीं कर सकता, कोई कानूनी ऑर्डर मजबूर नहीं कर सकता कि वो हलाल के अलावा कोई प्रोडक्ट खाए या इस्तेमाल करे। अगर कोई पुलिस का अधिकारी ऐसा करता है, आपको मजबूर करता है कि हलाल के अलावा कोई प्रोडक्ट खरीदो आप या इस्तेमाल करो, या हलाल का प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करो, तो वो गैर कानूनी होगा और आप चाहें तो उसकी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मेरी ये कानूनी सलाह आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को दिखा सकते हैं कि ये प्राचा साहब ने बोला है, अगर वो इस बात को गलत बोल रहे हैं तो आप उनके खिलाफ भी मुकदमा करो मेरे साथ। लेकिन देखिए, जब से ये पूरा मामला सामने आया है तो खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों में, मुसलमानों में एक बेचैनी सी देखने के लिए मिल रही है कि वो अब आगे क्या होगा इस प्रोडक्ट का। मतलब तमाम तरीके के सवाल लोग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब इसमें जो मुसलमान हैं वो इस पे कैसे रिएक्ट करें, क्या समझें इस चीज़? देखिए, अपनी क़यादत बदलें। जब तक बहादुर, ईमानदार, ईमान वाली क़यादत नहीं होगी, ये आपसे सांस लेने का भी हक छीन लेंगे। अब ये कोई बात है? हलाल प्रोडक्ट नहीं खाओगे, किसका नुकसान हो रहा है? हलाल प्रोडक्ट खाने से किसी का नुकसान हो रहा है। लेकिन बहाना बनाना है ना, दाढ़ी का बहाना, मैं आपको बता ही रहा हूँ ना, मोटरसाइकिल का बहाना, कोई बहाना बनाना है, मूंछ रखने का बहाना, दाढ़ी रखने का बहाना, हिजाब पहनने का बहाना बना के इन्होंने लड़ाई करनी है, इन्होंने तिफरका फैलाना है, इन्होंने इश्तियाल करना ही करना है, इन्होंने हमला करना ही करना है। क्योंकि ये सिर्फ कोई SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के दुश्मन नहीं है, ये देश के दुश्मन है, संविधान के दुश्मन है। ये संविधान नहीं मानते, संविधान ख़त्म करके ये मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं। और मनुस्मृति जो मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता जो हमें समझ में आती है, वो ये है कि इंसान को इंसान के बराबर ना समझना और इंसानों को इंसानों का गुलाम बनाना। जिस चीज़ को भारत का संविधान पूरी मजबूती के साथ उसका विरोध करता है, और हम सभी भारतीय भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले पूरी ताकत लगा के विरोध करते हैं, और हमें इन्हें कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, 2024 के इलेक्शन जो है वो तैयार हैं। क्या लग रहा है कि ये इलेक्शन के मद्देनज़र भी इस चीज़ को जोड़ करके देखा जा सकता है? तो गौरक्षा, ये गौरक्षा किस लिए? कोई किसी भी मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति का कोई भी लगाव है गौरक्षा से? कुछ नहीं। सब झूठा। सब के सब जो आज बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन है? मुस्लिम कम्युनिटी से बिजनेस छीन के अब कौन एक्सपोर्ट कर रहा है? तो अगर मुस्लिम अगर की बीफ का बिजनेस कर रहा है, या ये जो है ये
बफेलो का बिजनेस कर रहा है तो वो अपराध है, और अगर वही काम कोई और कर रहा है तो वो अपराध नहीं है। तो ये एक तरीके से सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके, बेजा गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करके बिजनेस किसी आदमी के हाथ से दूसरे आदमी के हाथ में छीन के देना, ये तो एक्सटॉर्शन है ना। लेकिन हमारी क़यादत ऐसी हो गई है कि बुज़दिली इतनी घुसा दी है सब में, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सब चूहा बन के बैठे हुए हैं पीछे, कोई लड़ने को तैयार नहीं है। उनके सब बिजनेस छीन गए तब भी लड़ने को तैयार नहीं है। ये सोच रहे हैं कि शायद हमने जो पुराना पैसा कमाया उससे ही हमारी परिवार पल जाएंगे, हम कोई और कपड़े का व्यापार कर लेंगे। कपड़े का व्यापार भी नहीं करने देंगे, हलाल नहीं खाने देंगे, आपको दाढ़ी नहीं रखने देंगे, हिजाब नहीं पहनने देंगे। आपको बात समझ में नहीं आ रही? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे सभी लोगों को छोड़कर नई क़यादत को आगे लाएं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें जो बुज़दिली का मुजाहरा करते हैं। अवाम बहादुर और क़यादत जब बुज़दिल हो जाती है तो उसका अंजाम यही होता है। क्या रास्ता है फिर मुसलमानों के पास? क़यादत बदलें अपनी। क़यादत कर कौन रहा है? क़यादत जो कर रहे हैं वो ही तो बिके हुए हैं। जो भी क़यादत है आज की तारीख में उसको बदलने की ज़रूरत है। जो कुर्बानी देने के लिए तैयार है, जो सबसे आगे रह के प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है, वही हमारा क़याद है और कोई नहीं है। जो ये बात करता है कि मसलतन हमें प्रोटेस्ट नहीं करने चाहिए, मसलतन हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए, मसलतन हमें बाबरी मस्जिद तो दे ही दी, मसलतन हमें काशी की मस्जिद दे देनी चाहिए, मथुरा की मस्जिद दे देनी चाहिए, मसलतन हमें दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, मसलतन हमें मनु के चरणों में सर झुकाना चाहिए, ये सब जो बातें जो भी करता है वो ना सिर्फ गद्दार है मुस्लिम कम्युनिटी का, बल्कि गद्दार है वो भारत के संविधान का, भारत का। आरएसएस के साथ जाके वो भी गद्दारी कर रहे हैं और उनके खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो ये आज इतना हो रहा है, कल आपको सांस लेने के लिए भी बोलेंगे कि जो ये पोल्यूशन हो रही है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, कोरोना का आपने एग्जाम्पल नहीं देखा क्या? सबने देखा है ना। तो सांस लेने से, क्योंकि मुसलमान मीट खाते हैं, कल ये कह देंगे इनके सांस लेने से प्रदूषण हो रहा है, तो इनको सांस लेना भी बंद कर देना। इनके पानी पीने से पानी दूषित हो जाता है। ये कोई पहली बार होगा? पानी पीने से शेड्यूल कास्ट बाबा साहब ने क्यों महार आंदोलन किया था कि पानी को टच कर लेने से पानी खराब हो जाता है। कल को ये ऐलान कर देंगे कि मुसलमानों ने जिस नदी से पानी पी लिया वो दूषित हो जाता है, तो ये नदी का पानी नहीं पी सकते। आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मनुवादी मानसिकता है। तो अभी जितनी जल्दी जाग जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छे तरीके से हम मुकाबला कर सकेंगे। उसका सबसे पहला जो काम है, इस तरह के लीडरों को और जो मुखबिर हैं हमारी कम्युनिटीज़ में से, हमारे मोहल्लों में से, उनको आइडेंटिफाई करके उनका बायकॉट करना ज़रूरी है। मुखबिर का काम होता है अपराध पकड़वाना। मुखबिर का काम ये नहीं होता कि लोगों के दिलों में डर डलवाना, लोगों को एक दूसरे से लड़वाना, पुलिस को रिश्वतें कमवाना। ये काम मुखबिर का नहीं होता है। मुखबिर की भी एक ड्यूटी होती है, कोई अपराध है वो बताना, ये बताना नहीं कि फलां आदमी प्रोटेस्ट करने जा रहा है। प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, प्रोटेस्ट करना सबका कानूनी आईनी अधिकार है। ये बताने के लिए अगर कोई मुखबिरी करता है तो वो देश का भी गद्दार है और देश के कानून का भी गद्दार है और कम्युनिटी का भी गद्दार है। इन गद्दारों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो दो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ चीज़ें, एक तो क़यादत बदलें, दूसरा मुखबिरों को आइडेंटिफाई किया जाए अपने इलाकों से और उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनका टोटल बाइकआउट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब बात करने के लिए। देखिए, ये अब जो मामला शुरू हुआ है हलाल प्रोडक्ट बैन का, अब ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने के लिए जा रहा है। जिस तरीके से हिजाब का मूवमेंट चलाया गया ये और तमाम सियासी लोगों के जरिए मुसलमानों के ख़िलाफ़, अब ये एक बड़ी मुहिम चलाने की जो है वो तैयारी ऐसा लग रहा है कि तैयार हो चुकी है। लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि अब ये मामला कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, ये तो देखने वाली बात होगी। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।